ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज और दिल को छू लेने वाले गीतों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, बल्कि सूफी संगीत को भी एक नए आयाम दिया। उनकी आवाज में वह जादू है जो कानों के द्वारा सीधे हृदय में उतरती है और श्रोताओं को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हम बात कर रहे हैं बेहद प्रतिभाशाली और मनमोहक गायिका कविता सेठ जी की। थैंक यू। कविता जी ने अपने करियर में कई अवार्ड्स जीते हैं और उनके गाए गाने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आज के इस साक्षात्कार में हम जानेंगे उनके संगीत के सफर, उनकी प्रेरणाओं और उनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनकहे पहलुओं के बारे में। कविता जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। शुक्रिया, बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिया मैम, इससे सुंदर तो आपकी पूरी जर्नी, आपका पूरा जीवन रहा है। मैम, क्यों ना शुरू से शुरुआत करते हैं। जी जी। आपकी यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही है, तो द लेजेंडरी कविता सेठ बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? हाँ, पता नहीं, मैं लेजेंड अभी तो बहुत दूर है लेकिन हाँ, सफर मेरा बरेली की मेरी पैदाइश रही है, तो जैसे कि होते हैं लोग घरानों में, किसी का जन्म हुआ कि फादर गाते हैं या पेरेंट्स कोई ना कोई गाता है, तो ऐसा कुछ कोई सीन नहीं था मेरे यहाँ बरेली में। बट मुझे लगता है मैं पिछले कई जन्मों से तो कुछ तो लेके आई हूँ जो बैगेज, और वो भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है आई नो दिस थिंग, आई नो दिस ट्यून, ऐसा मुझे लगता है। तो कुछ ना कुछ तो मैं लेके आई हूँ कई जन्मों का, तो शायद इस जन्म में मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कितना पूरा कर पाऊंगी। तो बहुत ज्यादा पैशनेट थी मैं म्यूजिक को लेकर के। हम चार भाई बहन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पागलपन म्यूजिक को लेके मुझे ही था। ना घर में हारमोनियम तबला कुछ नहीं था, मैंने जिद करके हारमोनियम मंगवाया, टीचर ढूंढे कि मुझे इनसे सीखना है। फिर किसी ने बोला, बरेली के पास में रामपुर था तो वहाँ ऑल इंडिया रेडियो था, तो वहाँ ऑडिशन दिया। तो एक एक चीज मतलब खुद मैंने अपना रास्ता खुद बनाती गई हूँ, एक एक कदम कदम पे। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है वो, खुद से जो रास्ता बनाना होता है ना, तो आपका एक एक कदम बहुत मजबूत पड़ता है। जब आपको तैयार प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। तो हमें इतनी सी भी चीज, आज भी मैं कुछ अचीव करती हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वाह, मैंने ये भी अचीव कर लिया, अरे ये भी मिल गया मुझे, ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो वो चीजें मुझे लगता है कि हार्डशिप्स और हार्ड वर्क दोनों बहुत जरूरी है किसी भी जर्नी के लिए। आप चाहे म्यूजिक में हो, किसी भी आर्ट फॉर्म में हो, या इवन कोई आप बिजनेस भी स्टार्ट करो, हर चीज के लिए उसका कोई शॉर्टकट नहीं है हार्ड वर्क का। तो वो करते 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 मैं बस यहाँ तक पहुंच गई हूँ, आप लोगों तक मैम, लेजेंड तो आप हैं, आप जो भी बोलो। दूसरे सवाल पे आते हैं। संगीत की दुनिया में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कई वर्षों से मैम काम भी कर रहे हैं। तो जब आपने काम शुरू किया था और अब तक के समय में आपने क्या अंतर महसूस किया? बहुत बड़ा अंतर जो मुझे नजर आया, मैं बॉम्बे में 18 साल से हूँ, लेकिन उससे पहले म्यूजिक तो बचपन से जैसे कर ही रही हूँ। तो पहले जैसे मैं वॉइस के हिसाब से जो उस इंडस्ट्री की बात करूँ, तो सिर्फ बहुत पतली पतली आवाजों को जगह मिलती थी। हम जैसे लोग, हमें लगता ही नहीं था कि हम लोगों को कभी वो आइडेंटिटी मिलेगी कि नहीं। तो लेकिन बहुत चेंज आया है लास्ट 20 ईयर्स में, बल्कि उन आवाजों को ज्यादा
प्रेफरेंस मिल रही है, कि जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, कि वो रेगुलर आवाज़ों को तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन इन सबको काफ़ी प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। जो साइकिल घूम के हम लोगों की तरफ आया, इट्स अ गुड साइन। और काफ़ी ओपन है लोग एक्सपेरिमेंट के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी, प्रोड्यूसर्स भी। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर डिफरेंट वॉइसेस, मैं कहूँगी कि काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम अपने करियर में इतनी सारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद वो कौन सा पल या अनुभव है जिसे आप सबसे अधिक संजोती हैं? अ, मेरा मतलब जब भी मैं लाइव शोज में जाती हूँ तो वहाँ पर हर बार एक अलग ही एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैं काफ़ी साल पहले जर्मनी गई थी, बर्लिन में मैंने परफॉर्म किया, तो वहाँ पर 60% जर्मन्स आए थे, 40% इंडियंस थे। तो उनको पता लगा कि मैं 2-3 दिन हूँ यहीं पर ही जर्मनी में ही, तो मुझसे नेक्स्ट डे बोले हमको कल फिर आकर के सुनना है। तो जहाँ मैं रुकी हुई थी, तो वहाँ सारे लोग आए और अगेन मैंने शाम को इतनी सारी चीज़ें सुनाई उनको। बोले हम ये सब लाइव सुनने के लिए तरसते हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो इतनी शुद्ध हिंदी और संस्कृत जानते थे वो लोग, और इतना दीवाने थे। मैंने कहा आपको समझ में आ रही है, मैं उस जुबान में उर्दू में गजलें गा रही हूँ या कुछ भी गा रही हूँ? बोले वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद योर सोल, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप जो भी गा रही हैं, हमारे ऐसा लग रहा है कि बस हमको ट्रांसमिट हो रहा है, आप जो भी गा रही हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक, की वो कोई इसकी जुबान की जरूरत नहीं है। आपके वो इमोशंस, इमोशंस की भी जुबान नहीं होती है। जैसे आप कोई मतलब साइलेंस फिल्म भी देखो जिसमें डायलॉग्स नहीं भी हो, लेकिन एक्सप्रेशन से आप कनेक्ट हो जाते हो, समझ लेते हो। सेम वे म्यूजिक भी एक बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि आप जुबान समझो। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस किसी, मुझे तो वर्ड म्यूजिक से कविश और कनिष्क ने इंट्रोड्यूस कराया है, तो कहीं का भी कोई पीस इतना सुंदर, इतने दिल से रूह से बजाया, तो ऐसा लगता है माय गॉड क्या पीस है, सुनते जाओ। तो मतलब संगीत तो परे है, सरहदों से परे है, बहुत खूबसूरत चीज है। मैंने देखा है कि आपके कई गानों में भक्ति के तत्व बहुत सुंदरता से शामिल होते हैं। आप अपने संगीत और कलात्मक अभिव्यक्ति में भक्ति को कैसे समाहित करती हैं? एक्चुअली जो सूफी संगीत है वो भी भक्ति ही है, भक्ति संगीत का ही। जैसे उस जमाने में जब ये शुरू हुआ था सूफी ट्रेंड, सूफी म्यूजिक का, तो निर्गुण और सगुण बोलते थे। तो निर्गुण भक्ति सूफी है, और जो सगुण भक्ति है उसमें आप किसी भी भगवान को, किसी भी डेटी को आप उनके नाम से उनके लिए गाते हो। निर्गुण में होता है कि एक परम सत्ता को, एक एनर्जी को, एक जिसको आप खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, कोई भी नाम दो, तो उस नाम से बोल करके उनके लिए जो भी कुछ गाया जाता था, तो वो, तो मैं गा तो भक्ति संगीत ही कर रही हूँ शुरू से। बस मैंने जो राह चुनी है कि वो बहुत ही वास्ट है, निर्गुण है, सूफियाना रंग है, जो कि मतलब उस सुप्रीम पावर के लिए गाती हूँ। तो वाकई मुझे जब भी कोई ऐसा गीत या ऐसी लाइंस मुझे लिखी हुई मिलती हैं, जो बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीधे परमात्मा के साथ जोड़ती है, और बस उनको जब गाती हूँ तो उस ऊपर वाले के साथ जुड़ जुड़ जाती हूँ। तो मुझे जितना आनंद इस संगीत में आता है, भक्ति संगीत, सूफी संगीत में, और भी चीजें गाती हूँ, आनंद है, लेकिन क्योंकि इसमें आप उसमें जो गोते लगाते हो ना, उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ करके, उसके आनंद को आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। वो ऐसा है जैसे गूंगे के मुंह में गुड़ दे दिया जाए और उससे कहा जाए कैसा लग रहा है, तो बयां नहीं कर सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो बस इस चीज का हम आनंद लेते हैं, और बाकी सब उसके ऊपर छोड़ देते हैं। मैम, अगर अनुकूलता हो तो आपको कोई भी अगर दोहा या चौपाई पसंद हो तो उसकी आप 4 पंक्तियाँ सुनाएँ। एक बड़ा प्यारा सा दोहा है, जो बिल्कुल बड़ी बहुत सुंदर सीख भी है उसमें। तो वो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगी कि जैसे आजकल है ना ट्रेंड की, सबको सब कुछ करना है, हर चीज में मास्टर तो नहीं हो सकते। मास्टर मतलब एक चीज में आप एक्सपर्ट हो। तो उसी के ऊपर एक बहुत पुराना सा दोहा है कि सा से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। तो मतलब बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कैसे 2 लाइनों में समेट करके उन्होंने कह दिया है कि उतना ही संगीत है जितनी तेरे अंदर आग है। तेरे अंदर आग धीमी होगी तो तू
2 कदम पहुंचेगा, तेरे आग अंदर बहुत तेज आग होगी। आप जैसे देखते हो ना कोई बहुत बड़ा नामी आर्टिस्ट, तो मत समझ जाओ कि उसके अंदर आग बहुत तेज होगी, इसीलिए वो उस मकाम तक पहुंचा है। और अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जल रहा है, तो अभी उसको और जो धौंकनी देने की जरूरत है, और उसमें हार्ड वर्क की धौंकनी देना है, और तैयारी करनी है। तो ये मुझे लगता है कि ये निदा फाजली का दोहा है, और मुझे बहुत पसंद है कि वाकई पूरा, मतलब एक जर्नी किसी भी सब्जेक्ट की हो, कि सा से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, उसी 7 सुरों के अंदर राग बनते हैं। मतलब जो 482 राग हैं हिंदुस्तान में, हम लोग जो मानते हैं, वो सारे उन 7 सुरों के अंदर हैं। और उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग, तुझे जितनी समझ है तेरे लिए उतना ही संगीत है, और तू उतने ही तक जाएगा। इतनी प्यारी चीज है, और आप सबके लिए बहुत बड़ा लेसन भी है। लेसन जैसे है। आजकल पता है क्या हो गया है, कि स्क्रॉल करते हो विद इन सेकेंड्स रील्स, आप वो 1 सेकंड में आप रील चेंज कर देते हो कि नहीं अच्छा लग रहा, बढ़ा दिया। तो वैसे ही आपको रिजल्ट चाहिए आजकल की जनरेशन को, कि अरे मैंने ये ट्राई किया, ये नहीं हुआ, आप कुछ दूसरा लिया, नहीं ये नहीं हो रहा है। अरे भाई घुसना पड़ता है। आप कोई पेड़ लगाते हो, बीज को कितना अंदर खोद के डालते हो बीज, और फिर उसको मिट्टी से ढकते हो, रोज सींचते हो। कोई कोई फल, कोई कोई पेड़ कुछ महीने में आता है, कोई कोई कई सालों में आता है। जैसे बांस का पेड़ है, बोलते हैं कि आप डेली सींचो, लेकिन वो 10 साल तक तो निकलता ही नहीं। जब आता है तो एकदम से शूट होकर के इतना बड़ा होता है। मतलब वो एक तरीका है। तो हर चीज का इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जो कि आजकल की जो ये मोबाइल की जनरेशन की जो बच्चे हैं, उनको सब कुछ पैसा खूब चाहिए, काम मेहनत नहीं करनी है उनको, विद इन सेकेंड्स इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो इंस्टेंट रिजल्ट जिंदगी में नहीं है। नहीं। नहीं, उसके लिए तो आपको रगड़ना ही पड़ेगा। और जितना मेहनत से डेडिकेट हो करके जितना जल्दी शुरू कर दोगे, फोकस हो करके, उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। 10 तरफ बिखरोगे तो चीजें छूट जाएंगी आपके हाथों से। बिल्कुल सही बात है मैम। बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। शुक्रिया। आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, ऐसी दुआ करती आप हूँ। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।